हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दूसरा ऑप्शन कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट यानी कोरोना नामक भाग दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग यानी विबग्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। तो फर्स्ट तो देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है शुद्ध जल का क्वथनांक जो हो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसमें रिलेशन होता है कि C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ठीक है, तो याद रखना है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर होता है R/4। ठीक है, R/4। तो यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे, तो C/5 बराबर होगा F-32/9। ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ये जो होने वाला है 180। तो यहाँ पे C की जगह कितना रखेंगे, 100। ठीक है, तो 100/5 बराबर F-32/9, ये कट के 20 नामा, ये होगा 20 नामा। ठीक है, 180 बराबर F-32, ये प्लस आएगा 32 इधर, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा यानी F बराबर होगा 212। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऑप्शन। ठीक है, तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। तो यहाँ पे C/5 बराबर F-32/9, C के जगह 100 रखेंगे तो 100/5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर F-32/9, तो F का मान कितना होगा, 212। और जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। तो तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री। तो किसी वस्तु को अधिकतम परास पर फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, 45 डिग्री पे। ठीक है, परास होता है यानी U² sin 2θ/g, U² sin 2θ/g। ठीक है, थीटा का मान कितना 45 रखेंगे, तो ये जो है R मैक्सिमम होगा U²/g। ठीक है, यानी sin 90 का मान कितना होता है, 1। नेक्स्ट, यदि बल, संवेग तथा विस्थापन क्रम से ABC द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो AC/B प्रदर्शित करेगा, AC/B। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो होगा इसका होगा तीसरा ऑप्शन, यानी वेग जो है, वेग। ठीक है, तो वेग जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो वेग जो है यहाँ पे राइट होने वाला है, चूँकि बल बराबर F बराबर क्या होता है, m बल। और गति की बात करें तो गति होता है m × v, और विस्थापन जो होता है ये होता है v/t। ठीक है, v/t। तो AC/B कह रहा है। ठीक है, तो A का मान रखिए ma। ठीक है, और A का मान ma और C का मान क्या है, v/t बट्टा में mv। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा A/t हो जाएगा, यानी क्या होगा, वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। 115 का जो यदि देखें तो फर्स्ट हो जाएगा ओम का नियम। तो देखिए, ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ठीक है, धारा जो है इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध कौन बताता है, ओम का नियम। नेक्स्ट, 116 है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान,
तो कार्य का द्रव्यमान यानी m1v1 बराबर क्या होता है m2v2। m1v1 बराबर m2v2। m1 जो है ये ट्रक का द्रव्यमान है और v1 क्या है ट्रक की गति है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो इतना मीटर की गतिमान, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा m1v1 बराबर m2v2। m1 है ट्रक का द्रव्यमान और v1 है ट्रक की गति। तो यहाँ पे जो है, और देखिए यहाँ पे v2 जो है ट्रक व कार का सम्मिलित गति है, m2 जो है ट्रक व कार दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान है m2, और v2 जो है ट्रक व कार की सम्मिलित गति। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 गुने 10 बराबर 2000 गुने 10 बराबर क्या होगा m2 इंटू 8, दोनों का जो है साथ में गति है इंटू 8, ये 8 इधर आएगा तो यहाँ से m2 का मान निकल जाएगा। तो m2 का मान जो है यहाँ से निकलेगा कितना 2500 kg। तो इसीलिए कार का द्रव्यमान निकाल लीजिए, तो कार का द्रव्यमान होगा 2500 माइनस 2000, ठीक है। 2500 माइनस 2000 है कितना 500 kg। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरंग की चाल 250 मीटर पर सेकंड तथा तरंगदैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है। तरंग की आवृत्ति होगी 117 का यदि देखें तो तरंग की आवृत्ति, ध्वनि की चाल दे दिया गया है आपको 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो दे दिया गया है ये 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0/5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है बारंबारता। म्यू बराबर क्या होता है भी, ठीक है। भी बराबर होता है आपको म्यू लेमडा, ठीक है। भी बराबर जो होता है ये होता है म्यू लेमडा, ठीक है। भी कितना है तो यहाँ पे है 250 बराबर म्यू, लेमडा का मान 0.5, ये इधर आ जाएगा। तो म्यू बराबर होता है भी बराबर म्यू लेमडा, इधर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ से म्यू का मान निकल 0.0, 5 6 25 कितना होगा 500 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा दूसरा ऑप्शन, क्योंकि भी बराबर क्या होता है म्यू लेमडा, भी बराबर होता है म्यू लेमडा। यहाँ से म्यू का मान यानी आवृत्ति निकालेंगे। नेक्स्ट फिर है कि प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन के समय क्रांति कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 118 का फर्स्ट होगा 90 डिग्री। क्रांति कोण एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम में आपतित कोण है, ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो क्रांति कोण एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम में आपतित कोण है। क्रांति कोण एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम में क्या है ये आपतित कोण है, ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप क्रांतिक कोण एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम में आपतित कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता 2F व 3F हैं को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1F हैं को इनके समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता होगी 119 का जो है फर्स्ट हो जाएगा, यानी 11/5 जो है फरेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि 2F और 3F को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2F प्लस 1/3F। इसका एलसीएम होगा आपको कितना होगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम होगा 6, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 3 2 जा 6, यानी कितना होगा 5/6, यानी 5/6 होगा। तो F का जो 5/6 होगा तो यहाँ पे जो निकल जाएगा आपको 5/6, ठीक है। अब देखिए 6/5, तो ये निकल जाएगा आपको 6/5, ठीक है। अब क्या करेंगे 6/5 और तथा 1F, देखिए 6/5 और 1F को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए तो 6/5 प्लस 1 को ऐड करेंगे, एलसीएम होगा 5, तो 6 + 5 यानी 11/5 F, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 कहता 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो 120 का दूसरा ऑप्शन 0.75 मीटर।
तो किसी व्यक्ति को अपनी पूरी छाया देखने के लिए उसे अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। ठीक है, तो उसे अपनी लंबाई के आधे दर्पण, ठीक है, आधे लंबाई, ठीक है, अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई कितना है 1.5 मीटर, अतः आवश्यक दर्पण की जो लंबाई होगा 1.5/2 यानी 0.75 मीटर। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती हैं, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया है। 121 का फर्स्ट होगा, ठीक है, 125 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए चूँकि v बराबर है होता है u माइनस जी टी, ठीक है, v बराबर u माइनस जी टी, जी जो है नकारात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बराबर क्या होगा, यहाँ पे जीरो बराबर होगा u माइनस जी। ठीक है, g नकारात्मक है तो u माइनस जी, यानी v का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो v तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, और g का मान है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g का मान है आपको 10 मीटर और t का मान है 12.5। ठीक है, 12.5, तो यहाँ पे u बराबर क्या होगा, u बराबर होगा यहाँ पे जी टी, u बराबर होगा g इंटू टी। ठीक है, तो u बराबर g का मान है 10, t का मान है 12 पॉइंट, ठीक है, g का मान है 10, ठीक है, और t का मान है 12.5 यानी कितना हो गया 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो खाली स्थान पर आवर्तन की घटना होती है। 122 का दूसरा, नियमित, तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती हैं तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ये सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक साथ ही एक दिशा में होती हैं। नेक्स्ट, फिर है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण जो है कम करते हैं जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण एक निश्चित ताप पर खो देती हैं। ठीक है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। लोहे का क्रांतिक ताप 725 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो है किस गैस को मिश्रित किया जाता है। 124 का फर्स्ट, हीलियम, तो गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में O2 के साथ हीलियम गैस भरी होती है। फिर है कि एक धातु M के क्लोराइड का अनुसूत्र MCl2 और M के ऑक्साइड का अनुसूत्र होगा। 125 का फर्स्ट हो जाएगा MO। तो चूँकि धातु जो है क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, हम समझ सकते हैं कि M द्विसंयोजी है। ठीक है, इसलिए M2+ हो जाता है और ऑक्साइड जो है द्विसंयोजी होने के कारण O-2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको इसका जो है तो संयोजन करने पर धातु ऑक्साइड विद्युत रूप से तटस्थ हो जाता है और सूत्र MO के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे MO। नेक्स्ट, 126 देखिए, फिर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। 126 का फर्स्ट, यानी लेथोनाइड्स कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को लेथोनॉइड्स कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तत्व हैं। इसे F ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। फिर है कि यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधार रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। 127 का फर्स्ट, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 327 डिग्री जो हो जाएगा यहाँ पे सेल्सियस हो जाएगा। तो चूँकि V1/V2 बराबर T1/T2 सूत्र से, तो V1 बराबर क्या होगा V/2 और V2 बराबर V, तो T1 बराबर होता है 273 + 27। ठीक है, यानी कितना होगा 300 केल्विन। तो T2 बराबर यहाँ पे वाट हो जाएगा। तो देखिए V/2/V बराबर कितना होगा 300/T2।
ठीक है। तो यहाँ पे T2 बराबर होगा 600 केल्विन, यानी T2 बराबर 600 माइनस 273 यानी 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट कहता दो धातुओं ए और बी की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपको, इसको यदि गर्म करेंगे तो ये जो है दूसरी, देखिए सेकेंड ऑप्शन। तो द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती हैं, ठीक है, वह बाहर की ओर जो है बाहर की ओर रहती हैं। ठीक है, इस तरह से बाहर की ओर रहती हैं। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती हैं तथा अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। नेक्स्ट है कि CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu अभिक्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? 129 का देखिए, 129 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, कॉपर की तुलना में जिंक जो है क्या है, कॉपर की तुलना में जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, CuSO4 तो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस Zn, तो ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि जिंक को कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में मिलाने पर जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ता तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट 130 नंबर देखिए, फिर है कि संतृप्त विलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 130 का तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। ठीक है, पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की घुलनशील उसके संतृप्त विलयन को संदर्भित करती हैं। ठीक है, संदर्भित करती हैं। तो जल की एक दी गई मात्रा केवल एक पदार्थ की निश्चित अधिकतम मात्रा को विलय कर सकती हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें उस तापमान पर कोई और पदार्थ नहीं जो है घुल सकता, उसे संतृप्त पदार्थ कहा जाता है। एक संतृप्त विलयन में पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है जिसे किसी दिए गए तापमान पर उसके विलय किया जा सकता है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त विलयन को संदर्भित करती है। नेक्स्ट कहता थर्मोप्लास्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट, तो देखिए वे क्रॉस लिंकिंग के साथ दीर्घ श्रृंखला बहुलक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट 132 देखिए, कहता नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पद को लाल कर देगा? 132 का तीसरा ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंध युक्त एवं तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक कई हैं। इसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। ठीक है, तो कहता है जलीय विलयन नीले लिटमस पद को लाल कर देगा। यह सल्फर डाइऑक्साइड नीले लिटमस पद को लाल। नेक्स्ट फिर है कि कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं है? 133 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा? केवल डी Cu प्लस FeSO4। तो यहाँ पे तीसरा, लोहा की तुलना में, ठीक है, लोहा की तुलना में कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर को लोहे के नीचे रखा जाता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि एक तत्व को दो भिन्न ऑक्साइड A और B बनाता है। दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन गंधहीन एवं गैस है। ठीक है, A मानवों के लिए हानिकारक है, B एक हरित घर गैस है। तो पहचानिए A और B क्रमशः। तो 134 में देखिए A और B क्रमशः। 134 का जो होगा तीसरा ऑप्शन होगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कमरे के तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों रंगहीन गंधहीन और गैसीय होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए जहरीली और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135।
135 की यदि बात करें तो कहता है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर हल्की जो है हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो यह हरा पदार्थ जो होता है ये होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, क्या होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या होता है तो मिश्रण होता है। ठीक है, तो जब, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है तो तीसरा ऑप्शन यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है, 1.5 लीटर। नेक्स्ट, फिर है कि किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है तो 137 का तीसरा ऑप्शन लैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन विशाल विविधता लाने में सक्षम है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना जो है युग्मज द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया में दो मुख्य चरण अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन हैं। सभी स्तनधारी लैंगिक प्रजनन करते हैं। फिर है हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है तीसरा ऑप्शन ग्रेना। तो प्रकाश की प्रतिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यह क्लोरोप्लास्ट के कणिका में जो होता है। प्रकाश की ऊर्जा को जो थाइलाकोइड झिल्ली में एंजाइमों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो ऊर्जावाहक यौगिकों का उत्पादन होता है, एटीपी और NADPH। ठीक है, तो यहाँ पे होगा तीसरा। नेक्स्ट, फिर है कि कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की खालिस्तान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं तो दूसरा ऑप्शन वनस्पति प्रसार। वनस्पति प्रजनन यानी वनस्पति प्रसार वनस्पतियों में अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे के कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अर्थात इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु के ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अब देखिए नेक्स्ट 140 है कि निम्नलिखित में कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं 140 का दूसरा पोस्ता के बीज। ठीक है, तो सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए जो अजीमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। अजीमोन जो मेक्सिको में पाई जाने वाली एक जो है पोस्ते की प्रजाति है। ठीक है, सरसों के तेल में इस तेल को मिलावट के फलस्वरूप जो है ट्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। 141 है कि कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता तो 141 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सूअर। तो सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। अन्य जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी आदि जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम का स्रावन करते हैं। 142 है कि दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं तो 142 का तीसरा ऑप्शन यानी सहजीवन। ठीक है, सहजीवन को सहोपकारिता भी कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस वास्तव में जीवों के जो सहवास के सभी प्रकारों को शामिल करता है, जिसमें परजीवीवाद भी शामिल है, जिसे प्रतिपक्षी जो है सहजीवन कहा जाता है। सहजीवन 3 प्रकार के होते हैं, परिजीवाद, ठीक है, साम्यवाद और परस्परवाद। नेक्स्ट, फिर है कि मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। ठीक है, तो आर्द्र एवं श्लेष्मा ग्रंथियों से हमेशा श्लेष्मा निकलता है जो मेढक और केचुए के शरीर को चिपचिपा बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इनका शरीर जो चिपचिपा होता है। 144 है कि फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट यानी केवल सी और डी। ठीक है, सी और डी हो जाएगा
यानी ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 144 का फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145। फिर है कि नीचे दिए गए विभिन्न संयोजनों से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है। 145 का जो होगा जंतु कोशिका का तीसरा ऑप्शन, यानी कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती हैं, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती हैं। इसमें क्रम से कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रम से जो है कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता नीचे दिए गए जो है समुच्चयों में से कौन सा किसी के मादा भाग को संगठित करते हैं। 146 का तीसरा, पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिकाग्र। तो देखिए टैडपोल या लार्वा एक वयस्क मेढक के रूप में पूरी तरह से अलग है। टैडपोल में श्वसन के लिए गिल्स होता है क्योंकि यह पानी में रहता है। कार्यान्तरण के दौरान टैडपोल के शरीर का एक वयस्क मेढक बनने के लिए बदल जाता है। उदाहरण के लिए गल्फरे फेफड़ों में बदल जाते हैं। टैडपोल के कार्यान्तरण के लिए जल में आयोडीन का मिश्रण जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरण तने का युग्म है। 147 अदरक और हल्दी। ठीक है, तो अदरक और हल्दी, तो एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म अदरक और क्या है, हल्दी है। नेक्स्ट की यदि बात करें तो दांत का क्षय के बारे में कौन सा सच है। 148 का जो है दांत के क्षय के बारे में तीसरा ऑप्शन, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। ठीक है, तो देखिए सामान्यतः हमारे मुंह में जीवाणु मौजूद होते हैं, लेकिन वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हालांकि अगर हम खाने के बाद अपने दांत और मुंह को साफ नहीं करते हैं तो कई हानिकारक जीवाणु भी इसमें रहने और बढ़ने लगते हैं। ये जीवाणु बचे हुए भोजन में मौजूद शर्करा को तोड़ने और अम्ल जो है निर्माचित करते हैं। अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहा जाता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह दांतों के नुकसान का कारण बनता है और चरम मामलों में दांतों की हानि होती है। चॉकलेट, मिठाइयाँ, शीतल पेय और अन्य चीनी उत्पाद दांत क्षय के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट 149 देखिए 149 है कि भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 149 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, यानी भूकंप पृथ्वी का अचानक आघात या कंपन है जो बहुत कम समय के लिए रहता है। तीसरा, भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो भूकंप पृथ्वी का अचानक हिलने या थरथराने का कार्य है जो बहुत कम समय के लिए होता है। यह पृथ्वी की परपटी के अंदर एक अवधान के कारण होता है। भूकंप की शक्ति रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है। रिक्टर स्केल पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक होती है। नेक्स्ट, प्राणियों के उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 150 का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक है, तो मानव शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, जहां अतिरिक्त अमीनो एसिड यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया यूरिन के जरिए शरीर से बाहर जो है निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।